हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोगों ने कुछ दिनों से अलजेब्रा की क्लास को स्टॉपेज दिया हुआ है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस दे रहे हैं ना, पास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट वालों का पेपर बहुत नजदीक था, इसलिए हमने सोचा 4-5 क्लासेस उनको दे देते हैं, उसके बाद फिर से अलजेब्रा को कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अलजेब्रा वाले जितने बच्चे पढ़ रहे थे परेशान नहीं होंगे, उनकी क्लास जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। 23 तक टेट का पेपर है, उसके बाद 24 से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लास को, और बिल्कुल उसी बेहतरीन अंदाज में फिर से अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप जितना पढ़ाएंगे आप उतनी पढ़ लीजिए क्लास, उसके बाद फिर आगे हम लोग फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल मैथ, और टारगेट है 25 का, हमें नंबर लाने हैं 25 में 25। 30 नंबर का हमारा पेपर है, 25 हमें 5 क्लास से लाना है, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है, समय 2 दिन का बचा हुआ है, उसी में जो करना है उसी में करना है ना। इन्हीं 2 दिन में हमें सारे इतिहास रच देने हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, जितनी भी क्लासेस हमने आपको पढ़ाई हैं आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि पेपर वहीं से फिर से बन जाएगा जैसे पिछली बार आपने पेपर दिया और सभी प्रश्न आपको मिले वहाँ से। तो पूरा प्रयास फिर से है कि ये 5 क्लास बेहतरीन, ये जो 5 क्लास हैं आपके लिए रामबाण ट्रिक साबित होंगी ना। रामबाण जड़ी बूटी, ऐसी बूटी जो बड़े बड़े चीज़ों का इलाज करेगा। हमारी एक ट्रिक आप लोग फेमस कर दीजिए, रामबाण ट्रिक को। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बेहद पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लोगों तक पहुँचाओ अगर आपको मज़ा आ रहा है। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल मैथ, 25 टारगेट है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, चलिए जल्दी से पढ़िए सभी लोग और समझिए क्या कह रहा है। कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। 3 अंकों को आपसे मैक्सिमम नंबर बताना है, मैक्सिमम नंबर जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हो, ठीक है। तो जो अगर हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 5 का, तो 5 क्या कहता है, जहाँ पे नंबर्स के लास्ट में नंबर्स का जो यूनिट डिजिट हो वो 0 हो या 5 हो। अगर 0 होगा तभी हम 5 उसे पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, या उसके यूनिट डिजिट 5 हो तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर तो 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है, होने वाला है नहीं डिवाइड होने वाला, तो एक नंबर तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए अगर हम इसका फैक्टर कर दें 3 और 2 में, ठीक है, हमने इसका फैक्टर कर दिया। अब 6, अगर कोई नंबर 6 से विभाज्य है, या अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी, तो वह संख्या उसके गुणनखंड से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या इसके फैक्टर मीन्स 3 और 2 इन दोनों से अवश्य विभाजित होगी। तो अगर 3 की बात किया जाए तो 3 का नियम फॉलो करता है कि जहाँ पे नंबर का योग किया जाए, नंबर का योग किया जाए, और योग करने पर जो नंबर 3 से कट जाए पूरा पूरा, वही नंबर 3 से विभाज्य होगा। तो अगर योग करो तो 9, 6, 15 ये 3 से विभाज्य है, वेरी गुड। 9, 9, 18 ये भी 3 से विभाज्य है, वेरी गुड। 9, 8, 17, 17 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी आपका आंसर नहीं बन सकता। अब बताइए कोई परेशानी किसी को कहीं पर। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अब अगर हम 4 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं, इस नंबर को 4 से, अब समझना 990 को, अब क्योंकि जो 4 का नियम है वो कुछ अलग ही है। 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्या, 4 का नियम कहता है अंतिम 2 संख्या या तो 0, 0 हो, या तो 0, 0 हो, या कोई सम संख्या हो। सबके नियम आपको पता होंगे पेपर में, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 4 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट, एक यूनिट, एक इकाई अंक और एक दहाई अंक, 2 डिजिट जो हैं वो या तो क्या हो, 0, 0 हो, या कोई सम संख्या हो, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा, वरना 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके 2 डिजिट 0, 0 भी नहीं है और ना ही कोई सम संख्या है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 990। बेटा एक एक पॉइंट को सीखना होगा, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, हमें कैसे भी करके आंसर निकालना है, कैसे भी करके, क्या मतलब सही मेथड से सही दिशा में क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर देना है पेपर में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ऐसे प्रश्नों पर। चलिए एक प्रकाशक, सॉरी एक मिनट बेटा,
कोई फ़ोन कर रहा है। चलिए, एक प्रकाशक, आप लोग पढ़िए जल्दी से, मैं देख लेता हूँ। ठीक, एक प्रकाशक जो है किसी पुस्तक को 625 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों बार वो बेचने की बात कर रहा है, दोनों बार वो SP की बात कर रहा है। तो ऐसे के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, SP 1/100 + - x इक्वल टू SP 2/100 + - x। यही तो बताया ना। चलो, SP1 की बात की जाए तो पहला विक्रय मूल्य कितना है? 625 रुपए है। बटे में आओ, लाभ कितना है? 25% का लाभ है, तो जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देते हैं और जब भी हानि होगी तो 100 में घटा देंगे। ठीक, प्राप्त करने के लिए वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? मीन्स SP2 हमें पता करना है और दूसरा लाभ कितना है? 35% का, तो 135 कर दीजिए, काट दीजिए इसको। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो मीन्स आपका आंसर आएगा 25 गुणे 27 बराबर SP2। अब 725 यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। 25 का स्क्वायर 625 और 25 दूना 50, मीन्स आंसर आपका बनेगा 675। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और देखिएगा इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भैया? 675 आएगा। 25 और 27 का जो मल्टीप्लाई होगा तो इसका SP2 कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। बताइए, कोई परेशानी है आपको? 675 आ जाएगा, सॉरी 675 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। बताओ, कोई दिक्कत भैया आपको? कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न, उम्मीद करते हैं यूपी टेट में देखने को मिले ऐसा प्रश्न एक हमें जरूर। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर वितरित किए जाते हैं। मीन्स एक निश्चित संख्या में बच्चों के बीच लड्डू दिए जाते हैं और कैसे 10, 20, 25 बच्चों के बीच बराबर संख्या में वितरित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं, मीन्स वहां पे बच्चों की संख्या को बता दिया गया कि 27 बच्चे हैं वहां पे और उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बच जाते हैं। 27 बच्चों को हम लोग बराबर 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 लड्डू बांटते हैं, उसके बाद 3 लड्डू बच जाते हैं। तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो हमें जो संख्या दे रखा है हम इन्हीं को बच्चों में बांटते हैं। बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बच्चों की संख्या कितनी है? 27। सुनते जाइएगा, देखिए आंसर कैसे किया जाता है पेपर में। बच्चों की संख्या कितनी है? 27। अगर हम 10, 25 और 20 का एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम कितना होगा बाबू? एलसीएम कितना होगा? चलो एलसीएम ले लो पहले जल्दी से। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25, 2 से 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 5, 2 एकन्नम 2 और 5 और 5 एकन्नम 5, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। इसका एलसीएम तो 100 आ रहा है। ठीक, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब समझना, अगर पहले वो बात करता कि ये लड्डू जो बांटे जाते थे तो हमारे पास कितने लड्डू होते? 100। तो 10 बच्चों को अगर बांटा जा रहा है, इन लोगों को बराबर बराबर संख्या में बांटना है तो 100 लड्डू हैं तो 25 चौको 100, 20 पंचे 100, 10 दहा 100 तो बट जाते। लेकिन अब इसको कुछ ध्यान ही मत दो, हम तो कहते हैं इसको हटाओ, अब इसको ध्यान मत दो। पेपर में सिर्फ उसको ध्यान दो जहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा बस। अब वो बस आंसर लाएगा तो ये 27 लाएगा। लेकिन अगर उस कक्षा में 27 विद्यार्थी आ गए और सबको बराबर संख्या में लड्डू देना है और लड्डू बांटने के बाद 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, हमने कहा ठीक है यही लड्डू बांटे जाएंगे, जो 3 शेष बच रहा उसको सब में से घटा दो। तो ये 397 लड्डू आपने बांटे, 3 घटा दिया तो 97 लड्डू आपने बांटा, 3 घटा दिया तो 297 लड्डू आपने बांटा, 3 घटा दिया तो आपने 197 लड्डू बांटा। बात समझ गए? अब बात तो सुनते जाना, बस आंसर आ गया।
अब 3 हमने इसलिए घटा दिया क्योंकि जो शेष लड्डू बच रहे थे उनको हटा दिया। हमने कहा अब जो बच्चों को, इन 27 बच्चों को लड्डू बांटे जा रहे हैं तो बराबर संख्या में बांटे जा रहे हैं, मीन्स एक एक बच्चे को बराबर लड्डू मिलेंगे। तो ये 3 शेष लड्डू हटा दो, तो जो बांटे हैं बच्चों में हमने यही लड्डू तो बांटे हैं। तो अगर यहाँ पे 7 2 9, अगर इस 27 बच्चों की बात करो तो 7 2 9, और 9 हमारे क्या है? भगवान है। 9 हमारे क्या है बाबू? भगवान है। हम हमेशा बताते हैं 9 इज गॉड ना, गॉड इज 9 ना, भगवान हमारे एक ही है 9। 9 क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ो, जहां पे भी 9 बन जाए वही हमारा आंसर होगा। आओ ये 9 कट गया, 7 और 3 को जोड़े 10, 10 का मतलब 1, ये 9 कट गया, क्या बचा? 7, ये 9 कट दिया, 7 2 9 कट गया, तो हमारा आंसर कौन सा? बताइए, कोई परेशानी किसी को? ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को सेकंड्स में हल करो। देखो समय नहीं लगने वाला आपको पेपर में, आपको लेकिन समझना होगा बाबू, बिना समझे नहीं होगा। देखिए, गॉड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ना, भगवान आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन पहले आपको भगवान की आराधना और पूजा करनी होगी, मीन्स भगवान को समझना होगा, उसके बाद आप भगवान का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। भगवान आपके साथ हैं, लेकिन आप भगवान की पहले आराधना और पूजा खूब करिए ना। चलिए, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, रेहाना की आय साजिया से आय से कितनी % अधिक है? ठीक है, साजिया की जो आय है वो रेहाना की आय से 20% कम है। ठीक है, एक साजिया है, एक रेहाना है। रेहाना की आय से 20% कम है, किसकी? साजिया की। तो हमने कहा इनकी 100 है तो इनकी कितनी है? 80 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है? रेहाना की जो आय है वो साजिया की आय से कितने % अधिक है? तो पहले कितनी अधिक है? 20 रुपये अधिक है आय। प्रतिशत में बताना है तो कितनी अधिक है? 20, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा, बटे में जिसके साथ का और सा लगा होगा। साजिया की आय से, देखिए साजिया की आय से जिसके साथ का और सा लगा होगा उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो 20 चौको 80, 25 चौको 100, कितना % अधिक है? 25%। ये देखिए, बताइए कोई परेशानी भैया कहीं पर? कोई समझ में ना आ रहा हो तो बताइए। ये सब आपको बहुत पढ़ाया हमने पेपर में कह रहा हूँ, क्लास में। पेपर की बात कर लिए तो समझ लो घर गिर जाएगा। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक वर्क एंड टाइम से आपके प्रश्न आना है इस बार पेपर में, और उम्मीद करो एक ऐसा आएगा, क्योंकि पिछली बार कुछ और प्रश्न था, तो इस बार आप कोशिश करो कि इस प्रश्न को समझो, और इस प्रश्न ऐसा ही कुछ प्रश्न आने वाला है। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 30 दिनों में। ए अकेला उस काम को 50 दिनों में कर लेता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा बाबू? 150, और 150 हमारी क्या आएगी? टोटल मनी, मीन्स हमें इन्हीं रुपयों को खर्च करना है। तो तीनों 25 15, 5 3 15, मीन्स ए और बी दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं, और ए अकेले एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है। जो ये आती है रेशियो, ये इनकी कैपेसिटी होती है। ये रेशियो जो आता है ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो आता है, मीन्स ए और बी की कैपेसिटी है कि एक दिन में 5 रुपए खर्च करेंगे, ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करेगा। अब बात समझना, हमें बी की कैपेसिटी निकालना है। ए प्लस बी एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं, ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है, तो बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 2 रुपए। उसको कितने रुपए खर्च करने हैं? 150। अगर बी एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है तो 150 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? 75 दिन लगेगा। देखो आंसर आ गया। ऐसे कैपेसिटी को डिवाइड करो और आंसर सेकंड में दे दो। कैपेसिटी लेकिन बाबू डिवाइड करना होगा, बिना कैपेसिटी डिवाइड किए आपका काम नहीं होने वाला पेपर में। कैपेसिटी पहले निकालनी होगी। क्षमता जब तक हमें नहीं पता होगी हम किसी से कोई काम नहीं करा सकते हैं। जब तक हम आपकी क्षमता नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ा सकते। वही वाली बात यहाँ पे भी है। किसी की क्षमता होती है एक दिन में 5 प्रश्न पढ़ने की, किसी की क्षमता होती है एक दिन में 10 प्रश्न पढ़ने की, किसी की क्षमता होती है एक दिन में 100 प्रश्न पढ़ने की। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसी जैसी कैपेसिटी होगी वैसे वैसे उसको परिणाम मिलेगा, वैसे वैसे उसका रिजल्ट आएगा। किसी कैपेसिटी एक दिन में 20 घंटे पढ़ लेने की, किसी कैपेसिटी एक दिन में 20 मिनट भी ना पढ़ लेने की। तो जैसी जैसी कैपेसिटी वैसा वैसा परिणाम।
आइए अगला प्रश्न कह रहा है सुमेर 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदता है। ठीक है, सुमेर जो है क्या करता है, 800 रुपये में एक कुर्सी कीमत है और कितनी कुर्सियां खरीदता है, 6। तो टोटल कितने रुपए खर्च किया, 4800। और 1200 में क्या खरीदता है, एक मेज खरीदता है। एक मेज कितने में खरीदता है, 1200 में। ये क्या खरीदा, चेयर, और ये क्या खरीदा, टेबल। टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 6000 रुपये खर्च कर दिए ये सब खरीदने में, मीन्स ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और उसने सभी कुर्सियों को 7200 रुपये में बेच दिया। 6000 रुपये में खरीद के लाया और 7200 रुपये में बेच दिया। तो आपको लाभ हो रहा है या हानि? आप किसी वस्तु को 6000 रुपये में खरीद के लाए हो, 7200 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 1200 रुपये का। तो वही कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितने रुपए का, प्रतिशत में बदलने लिए क्या करते हो, 100 से गुणा बटे में CP कॉस्ट प्राइस। तो आओ कॉस्ट प्राइस रख दो, 1 2 3 6 दूनी 12 और 2 का 10 में गुणा कर दोगे बाबू, कितना हो जाएगा, 20%। ये आपका आंसर आ गया कि उसको जो लाभ हुआ वो 20% का हुआ। एक व्यक्ति है 800 रुपये में एक कुर्सी का रेट है, वो 6 कुर्सी खरीदता तो कितने रुपए खर्च कर देगा, 4800 रुपये। और साथ में एक मेज खरीद के लाता है 1200 रुपये की। तो टोटल उसने 6000 रुपये खर्च कर दिए। फिर वो घर लेके आया और उस कुर्सी मेज को बेच दिया 7200 रुपये में, तो उसको लाभ हो गया। 6000 की खरीद के लाया था, 7200 रुपये में बेचा, तो लाभ ही तो होगा। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 1200 रुपये का लाभ हुआ। उसी ने कहा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP कॉस्ट प्राइस होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। बताइए कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर कोई डाउट हो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न, 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, एक आयत है, एक आयताकार पार्क है हमारे पास ये, ठीक है, इसके बाहर ये रास्ता है, ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। एक मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है और हमसे इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है और इसकी आयताकार लंबाई कितनी दी गई, 14 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई, 8 मीटर। तो फॉर्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2W L + B ± 2W। अगर रास्ता बाहर है तो प्लस, रास्ता अंदर है तो माइनस। अगर बाहर है तो आप प्लस लगाओगे और अगर रास्ता अंदर बन गया तो आप माइनस लगाओगे। ठीक है, ये होता है। चलिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, तो 2 गुणे 1 W दिया गया है। W होता है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई है W। ठीक है, W को रास्ते की चौड़ाई कहा जाता है और चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, तो 2 गुणे 1। L कितना है भैया, लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई कितना है B 8 मीटर, और रास्ता अगर इसके बाहर बना है तो जुड़ जाएगा, तो प्लस का 1 ये 8 मीटर, प्लस का 1 गुणे 2, चलिए ये 2 हो जाएगा, और 14 8 22, 22 और 2 24, 24 गुणे 2 का मतलब 48। ये देखिए आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2W L + B ± 2W। W जो होता है वो होता है रास्ते की चौड़ाई होता है, L जो होता है वो आयत की लंबाई होता है, B जो होता है वो आयत की चौड़ाई होता है। रास्ता जब बाहर साइड बनेगा तो आप प्लस लगाना, रास्ता जब अंदर साइड बनेगा तो आप माइनस लगाना। क्लियर है बिल्कुल। फिर उसके बाद पुट कर लेना वैल्यू यार, तो आंसर आ जाएगा ना। फॉर्मूले में तो पुट करना आता ही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न फिर से हमारे सामने है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा प्रश्न जैसे भी देखते हो तो सबसे पहले हम अपने भगवान के पास जाते हैं। हमारे भगवान कौन है, मैथ के 9, और हमारे भगवान जैसे हमें दिखाई देते हैं हमें लगता है कि हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि भगवान तो चमत्कार करेंगे ही करेंगे ना। चलो, भगवान के हाथों में सब कुछ है, पूरी दीन दुनिया भगवान के हाथों में, हमने इनके हाथों में दे दिया मैथ को। चलो समझो भैया, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात
करें जिसे 8, 9, 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त हो। मीन्स इन चारों में कोई एक सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 8 से, 9 से और 10 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है? 1 बचता है। तो हमने कहा जो शेष बचता है उसको सभी संख्याओं से माइनस कर दो। अगर शेष सब में से माइनस कर दो, अगर शेष सब में से माइनस कर दो तो संख्या में कुछ बचना नहीं चाहिए, संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। जो बच रहा है संख्या से उसको माइनस कर दें। तो अब ये वाली जो संख्या है ये 8 से, 9 से और 10 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। 8 से, 9 से, 10 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जब इनको आप डिवाइड करते हो 8 से, 9 से, 10 से तो शेष कितना बचता है? 1 बचता है। जो शेष बचता है उसको हमने सभी संख्याओं से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जब माइनस कर दिया तो हमारी संख्या ये आ गई। अब ये संख्या पूरा पूरा क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए ना। ये संख्या पूरी पूरी क्या होनी चाहिए? इन वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए। चलो देखते हैं कौन सा डिवाइड होगा। तो 9 सबसे पहले भगवान को उठाते हैं। भगवान कहते हैं जहां पे भी संख्याओं का योग 9 हो जाए वो आंसर हमसे डिवाइड है। जहां पे भी संख्याओं का योग 9 हो जाए तो 8 है, 9 यहाँ पे भी 9 हो गया। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 का मतलब 7, ये 9 कट गया। 5, 3, 8, 6, 3, 9 मीन्स ये 2 आंसर तो नहीं बनेंगे क्योंकि इनका योग 9 आ रहा है और किसी का योग 9 नहीं आ रहा है। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? अब ये दोनों संख्याओं का योग 9 आ रहा है, ये दोनों संख्या 9 से डिवाइड है। अब ये संख्या देखो 8 से डिवाइड है, 8 दूनी 16, 16 का मतलब बात तो समझना। अब 180 देखो 8 से डिवाइड हो रही है, 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना बच जाएगा हमारा? 2। तो 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। बचा क्या? 360 मीन्स आंसर हमारा 361 सही है। भैया देखो पूरे माइंड को पेपर में यूज करना होगा तभी हम ऐसे प्रश्नों को सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हमने 9 का नियम लगाया, भगवान को लाए अपने। भगवान ने 2 आंसर तो कैंसिल करा दिए लेकिन 2 आंसर में जोड़ने पर 9 बन रहा था। फिर अपने 8 को लेके आए, 8 कहता है, हमने इसको संख्याओं को डिवाइड करके देख लिया। 8 दूनी 16, 2 बचेगा। फिर 8 दूनी 16, दशमलव लगाओगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा। ये संख्या 8 से, 9 से, 10 से सबसे पूरा पूरा डिवाइड है। चलिए आगे बढ़ाया जाए, बताइए आगे बढ़ाया जाए भैया। आइए अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक दुकानदार 1500 रुपए में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है, उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? ठीक है, हमने ये भी आपको पढ़ाया है। एसपी भाव बराबर सीपी भाव 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, ये फॉर्मूला बताया था। एसपी भाव बराबर सीपी भाव 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 100। अब भाव बराबर क्या होता है? भाव का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का प्राइस निकालना हो, मूल्य निकालना हो तो जितने रुपए में खरीद के लेके आओ उसको उतनी ही संख्या से डिवाइड कर दो, उस संख्या का भाव निकल आएगा। जैसे आप 40 रुपए में 4 चीजें खरीद के लेके आए तो एक की कीमत निकालनी तो क्या करोगे? 40/4 करोगे, कहोगे एक वस्तु हमें 10 रुपए में मिलती है, वही इसका भाव है। भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। जितने रुपए में टोटल वस्तुएं खरीद के लेके आओ उसको उतनी ही संख्याओं से डिवाइड कर दो, उसका भाव पता चल जाएगा। ठीक, चलिए समझिएगा। एक दुकानदार 1500 रुपए में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। ठीक, खरीदने का मतलब सीपी कितने रुपए में? 1500 रुपए में 35 दर्जन। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती? 12, तो 12 से गुणा कर दिया, वस्तुओं की संख्या निकल आएगी। 35 दर्जन, एक दर्जन में 12 होती तो 35 दर्जन लाए तो 35 में 12 से गुणा कर दो तो एक वस्तु की यहाँ से मूल्य निकल आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर। और लाभ कितना होता है? 40% का, तो 140/100। 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? 125 रुपए में n पेंसिल बेचनी चाहिए। ठीक है, और चलो कैंसिल आउट करो जल्दी, देखो क्या क्या कट रहा है।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। ये 5 तेईं 15 और ये 5 सते 35 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 3 चौको 12 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 4 एक 4, 4 पंचे 20 कट जाएगा। ये कटेगा 5 दूनी 10 और 50 25, तो n का मान कितना आ जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये n का मान आ गया 25। बताओ कोई परेशानी? भैया सही से ही पुट करिएगा। ऊपर हमेशा टोटल प्राइस रखिएगा, नीचे हमेशा नंबर लिखिएगा। हमने लिख दिया है भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। प्राइस बटे नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे ये दिया 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए, यहाँ पे दर्जन में संख्या दी थी, इसीलिए हमने दर्जन को संख्या में चेंज किया। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, इसलिए 35 में 12 का गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक एक वस्तु की संख्या निकाल ली। ठीक, बताइए कोई परेशानी किसी को? कोई डाउट हो जल्दी से कमेंट करिए अगर कुछ ना समझ में आया हो। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525, 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है। एक इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो इनको 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 सबको पूरा पूरा विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमारे पास भगवान है। भगवान कौन है? 9। तो 9 क्या कहता है, जहाँ पे संख्याओं का योग 9 बन जाए वो संख्या पूरी पूरी हमसे डिवाइड होगी। ठीक है, और चेक करते हैं। 8 2 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9, इसका योग 9 बन गया। ये आओ 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 2 4, 5 4 9, इसका भी योग 9 बन गया। 8 3 11, 11 का मतलब 2, 7 2 9, इसका भी योग 9 बन गया। जब सबका योग 9 बन रहा है तो हमारे भगवान ही सही हैं, क्योंकि ये फिर सभी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। आप चेक कर लेना, सभी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पक्का डिवाइड हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आज की क्लास में इतने ही प्रश्न। एक प्रश्न हम अलग से लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको समझिएगा। ये प्रश्न है हमारा, बताइए कितने लोग इसको लगा सकते हैं? कितने लोग लगा सकते हैं? कोई नहीं लगा सकता? चलिए, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? हम ऐसे प्रश्नों को अपने भगवान को याद करेंगे और अपने भगवान से सॉल्व कराएंगे। हमारे भगवान कौन है? गॉड इज 9। मैथ के भगवान सिर्फ एक ही, वो कौन है? 9। ये प्रश्नों को बिल्कुल आसान बना देते हैं। कैसे? चलिए, इस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। जहां पे भी 9 बनता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 4 8, 8 6 14, 14 का मतलब 5। संख्याओं को जोड़ना है। ये 3 3 6 3 9, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 3 3 6 3 9 कट गया। ये 6 3 9 कट गया। ये 4 3 7, ये 3 3 6 3 9, ये 3 3 6 3 9, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 3 1 4, फिर कोई और भागे 5 50। ठीक है, ये 5 4 9 कट गया। ये 7 1 8 और 50 को 5 लिख दो। हमेशा डिस्टेंस हमें नीचे 1 बनाना होता तो ऊपर से 2 से गुणा और नीचे से 2 से गुणा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 7। इसका डिजिटल सम आ जाएगा 7। तो आंसर का भी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। आइए, ये 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 1 3 और 6 3 9, ये सब कट जाएगा। क्या बचेगा? 7। देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम ये आ गया, हमारा यही आंसर सही होगा। बताइए कोई परेशानी किसी को? ऐसे ही आसान आसान प्रश्नों को हम अपने गॉड से सॉल्व करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ना आ रहा हो तो बता दीजिए। बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसमें हमने डिजिटल सम लगाया है। डिजिटल सम लगाओ, आपका आंसर तुरंत आएगा। आप संख्याओं को जोड़ो और जोड़ के आंसर दो, कुछ नहीं करना है। अब डिजिटल सम आप लोग पढ़ लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में, सभी लोग डिजिटल सम की क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को हम सेकंड्स में हल कर सकते हैं डिजिटल सम के एक यूनिक मेथड से। ठीक है, तो सभी बच्चे डिजिटल सम की क्लास पढ़ लेंगे और ऐसे प्रश्नों को इस यहाँ पे नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या किया गया, डिजिटल सम का अपना एक रूल होता है कि कभी भी बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए बटे में। तो हमने क्या किया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया और 2 से यहाँ गुणा कर दिया। तो ये 8 दूनी 16, ये 5 दूनी 10 बन गया। और 10 को जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये 16 बटे 1 बनेगा। 16 का डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। और जब 7 आएगा तो आंसर में भी क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। सभी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने पर जहाँ पे भी 9 बन जाए उसको काट दो। यहाँ पे क्या था देखो,
यहाँ पे क्या था 7 और 4 11, 11 का मतलब क्या 1 1 2, 2 1 3 और 6 3 9, ये कट जाएगा, बचा क्या 7, हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेट को खूब नंबरों से बीट करके आओ ना। टेट में इतने नंबर मार के आओ कि टेट वाले पेपर जो चेक करे कंप्यूटर ना, वो भी हैंग करने लगे। आपके मैथ में 30 में 30 आने चाहिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, 30 में 30 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद। कल एक हमारी और लास्ट क्लास होगी यूपी टेट के लिए। इसके बाद फिर आप मिलेंगे हम लोग सीधे एनालिसिस में और दिखाएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए कितने प्रश्न आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।